तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू की, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसे आपने एक बार यूज कर लिया फिर उसे आप फेंक दोगे, वापस यूज नहीं करते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक स्ट्रॉ हो गई, एक बार आपने उससे जूस वगैरह पिया, उसके बाद आप उसे फेंक दोगे। एक्चुअली में क्या है, इसका जो डिस्पोजल है, इसका जो विघटन है, वही सबसे बड़ी समस्या है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि अभी 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, और इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को शुरू किया। अब इस योजना में क्या होगा, तो स्कूल और कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कहा गया कि वो अपने घर जाएं और वहां पे जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक उनके पास है वो यहाँ लेकर के आए, स्कूल कॉलेज में जमा कराएं। इसके बदले में स्कूल कॉलेज वाले उस सिंगल यूज प्लास्टिक को खरीद लेंगे, उन्हें पैसे देंगे 75 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, इसकी समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी बने हैं, उनका नाम क्या है, अमजद अहतेशम सईद। उसके अलावा याद रखना शिपकिला दर्रा ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, और इसी दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, तो आंसर होगा सतलुज नदी। अटल सुरंग ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, जो कितनी लंबी है, 9.02 किलोमीटर लंबी है। पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था, बाद में अटल सुरंग हो गया। अभी आपको याद है 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। एलपीजी में क्या क्या होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, और इसमें जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, इथाइल मर्कैप्टन के कारण। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, काशीनाथ योजना किस राज्य ने शुरू की, तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बम्मई, इन्होंने ये काशीनाथ योजना को शुरू किया। तो इस योजना में क्या होगा, तो जो तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ मंदिर के तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो सरकार उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है, यहीं पे इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, इसरो का हेडक्वार्टर यहाँ पे मिल जाएगा। इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, आपको पता है भारत में आईकिया ये फर्नीचर की एक कंपनी है, फर्नीचर वगैरह बनाती है, स्वीडन की कंपनी है, और भारत में अभी इसने सबसे बड़ा स्टोर कहाँ पे खोला है, तो आंसर होगा बंगलुरु में। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था ये बंगलुरु में हुआ था, जिसका मैस्कॉट शुभंकर वीरा। इसमें टॉप पे रहा था जैन यूनिवर्सिटी, ये बंगलुरु की है। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के हर परिवार का एक फैमिली कार्ड बनाया जाएगा, और इस फैमिली कार्ड के जरिए सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार का ये प्रयास होगा कि हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ा जाए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 1 नेशन 1 राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा असम। और फैमिली से याद आएगा आपको, इंटरनेशनल फैमिली डे ये 15 मई को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को मनाया जाता है। और देखो, दोनों डे याद रखना बड़ा आसान है। अगर एक आपको याद है, जैसे कि इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को, मई के बाद क्या आता है, जून, 15 के बाद क्या होता है, 16, यानी कि 16 जून को ये फैमिली रेमिटेंस डे। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अपनी जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय राहत देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, तो आंसर होगा पत्रकार कल्याण योजना, यानी कि जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो अभी केंद्र सरकार ने जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए पत्रकार कल्याण योजना समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें उन पत्रकारों के 16 परिवार भी शामिल हैं जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई थी। तो परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। एक्चुअली में भारत सरकार ने 1 फरवरी 2013 को पत्रकारों और उनके परिवारों को सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की थी, जिसे पत्रकार कल्याण योजना कहा जाता है। चलो आप मुझे बताओ, अभी विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2।
और गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, पत्रकारों के लिए ये योजना है, किसने शुरू की थी बताओ? उड़ीसा ने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किस बीमा कंपनी ने साइबर वॉल्ट एज बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, याद रखना, साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है। यह व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब साइबर सिक्योरिटी देता है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना होती है सन 2009 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल है। याद होगा कुछ समय पहले इसने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान भी शुरू किया था। अभी एलआईसी ने धन संचय योजना शुरू की थी और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, इसने एक तो अभी ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू किया, उससे पहले केयर फॉर हॉकी कैंपेन शुरू किया था और अभी इसके नए एमडी सीईओ बने तपन सिंघल। चलो आप मुझे बताओ, अभी तपन कुमार डेका, इनकी अभी नियुक्ति की गई थी, अपॉइंटमेंट है नया वाला, क्या बने हैं ये? इंपॉर्टेंट नाम है ये, बताना पड़ेगा। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो सर्बिया के। और अभी ये चारों ग्रैंड स्लैम में 80-80 मैच जीत चुके हैं और ऐसा करने वाले ये पहले टेनिस प्लेयर बन गए हैं। आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने टोटल 82 मैच जीत चुके हैं, फ्रेंच ओपन में 85, विंबलडन ओपन में 80 और यूएस ओपन में 81। साथ में देखो यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी मैं आपके क्लियर कर दूं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन है, पहला और आखिरी वाला, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। अगर पूछे इनमें से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है तो विंबलडन ओपन है। अभी आपका साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, उसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता था, वो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल एशले बार्टी ने जीता था, वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने ही, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड की प्लेयर हैं। आप जानते हो एशले बार्टी ने तो संन्यास ले लिया, पहले वो नंबर 1 वुमेन प्लेयर थी, लेकिन उनके संन्यास लेने के बाद अब नंबर 1 वुमेन प्लेयर बन चुकी है ईगा स्विटेक। चलो बताओ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। कितने? 22 आज तक बात कर रहे हैं, यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूं जुलाई तक का डेटा, जुलाई 2022 तक का। चलो आप मुझे बताइए सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? आप बताओ, और कितने जीते हैं ये याद है तो वो भी बताओ। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बताइए 2022 में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहां पर होंगे? तो आंसर होगा गुजरात में। तो 2022 में सितंबर और अक्टूबर में होंगे गुजरात में ये 36वें नेशनल गेम्स। एक्चुअली में पहले ये गोवा में होने वाले थे, पर गोवा वालों ने कहा कि इस साल वो इसकी मेजबानी नहीं कर पाएंगे, तो अब ये गुजरात में होंगे। इससे पिछला वाला जो राष्ट्रीय खेल थे, नेशनल गेम्स थे, वो 2015 में हुए थे केरल में। आप मुझे बताओ भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ था पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर धाकड़ था और उसमें टॉप पे था हरियाणा। बाकी आप जानते हो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण हुआ था बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर मैस्कोट क्या है? वीरा है, और उसमें टॉप पे है जैन यूनिवर्सिटी, ये बेंगलुरु की है। और अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा जामनगर गुजरात में। और अगर आपसे पूछे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की भारत में क्षेत्रीय कार्यालय ये कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में। और आप मुझे बताओ इस क्षेत्रीय कार्यालय का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, बताओ। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट की पहली पारी में स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 29 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए और एक सिंगल भी लिया, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 एक्स्ट्रा रन दे दिए,
इस तरह से टोटल रन कितने हो गए एक ओवर में? 35 रन हो गए। तो आप यूं भी कह सकते हो कि क्रिकेट इतिहास में सबसे महंगे ओवर करने वाले गेंदबाज कौन बन गए? स्टुअर्ट ब्रॉड। मैं आपको बताता हूं पूरी गणित कैसे है। देखो, जब पहली बॉल डाली गई तो उसमें जसप्रीत बुमराह ने चौका मार दिया। अगली बॉल वाइड बॉल गई तो उस पर भी उन्होंने चौका मार दिया। तो वाइड बॉल का तो 1 रन, चौके के 4 रन, इसमें उनको मिल गए 5 रन। फिर अगली बॉल भी 9 बॉल हो गई, उसमें जसप्रीत बुमराह ने छक्का मार दिया। तो 9 बॉल का 1 रन और जो छक्का मारा वो टोटल 7 रन इसमें मिल गए। फिर जो अगली बॉल डाली वो सही बॉल, यानी कि दूसरी बॉल वो गिनी जाएगी, उसमें उन्होंने चौका मार दिया। फिर तीसरी बॉल पे भी चौका मारा, चौथी बॉल पे भी चौका मार दिया, पांचवी बॉल पे छक्का मार दिया और छठी बॉल पे सिंगल काट लिया। इस तरह से आप जोड़ोगे तो 35 रन हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा 89.94 मीटर। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, और अभी इन्होंने एक बार फिर अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी स्टॉकहोम में डायमंड लीग का आयोजन हुआ, वहाँ पे नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर दूर भाला फेंक करके नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया, और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। और आपको बता दूँ, डायमंड लीग में नीरज का ये पहला मेडल है। और नीरज ने यहाँ पे सिल्वर जीता, तो गोल्ड किसने जीता? एंडरसन पीटरसन ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंक करके। आपको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि फिनलैंड में 89.30 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अभी डायमंड लीग में उसी को तोड़ करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया 89.94 मीटर का। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किसने ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्री को जीत लिया? तो आंसर होगा कार्लोस सेंज। अब ध्यान से सुनना, इनका नाम आप पहली बार सुन रहे हो। ये फेरारी के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्री जो रेस है उसको जीत लिया, और ये इनके करियर की पहली फार्मूला 1 रेस जीत है। कार्लोस सेंज नाम है, फेरारी के ड्राइवर है। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में महिलाओं के 81 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा अल्फिया पठान ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही हो गया कि एलोडा बॉक्सिंग कप का पहला संस्करण ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। इसमें 81 किलोग्राम वर्ग में अल्फिया पठान ने गोल्ड जीता है। इसके अलावा 48 किलोग्राम कैटेगरी में गीतिका ने भी गोल्ड जीता। इसमें भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मैंने आपको बताया, 2 सिल्वर हैं और 10 ब्रोंज हैं। तो यह है एलोडा बॉक्सिंग कप कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत पुरुष और महिला खिलाड़ियों को बराबर मैच फीस का भुगतान किया जाएगा। ये जो समझौता है ये 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों के मैचों पर लागू होगा ये। और ये पहली बार है जब पुरुष और महिलाओं के पेशेवर परिवेश को एक ही समझौते में जोड़ा गया हो। आपको याद है, न्यूजीलैंड के एक प्लेयर का नाम है एजाज पटेल। ये 3rd बॉलर बने थे, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले। अभी रणजी ट्रॉफी को किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता है पहली बार। 41 बार के चैंपियन, यानी कि सर्वाधिक बार के चैंपियन मुंबई को हरा करके। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे या महाराष्ट्र के नए यानी कि 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्हें वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी शपथ दिलाई। और आप जानते हो, इनसे पहले जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक्चुअली में शिवसेना के कुछ विधायक थे जो उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? यही एकनाथ शिंदे ही। जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ गई थी और फ्लोर टेस्टिंग होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये कहानी थी। फिर एकनाथ शिंदे ये बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया? तो आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता को। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी है और अभी इसके नए सीएमडी कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता।
किनका स्थान लेंगे? मनोज जैन का स्थान लेंगे। आपको याद है अभी ओएनजीसी की पहली महिला हेड कौन बनी थी? अलका मित्तल। एचपीसीएल के नए अध्यक्ष बने थे पुष्प कुमार जोशी नाम है। और आप मुझे बताओ अभी दिनकर गुप्ता ये क्या बने थे? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा। चलो, आपने कहा गेल एक महारत्न कंपनी है। आप बताओ अभी टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो आंसर होगा 11। 11वीं नंबर की बनी थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? तो आंसर होगा के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल ये वर्तमान में भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी इन्हें 90 दिन का तीसरा सेवा विस्तार मिला है, यानी कि टाइम पीरियड 3 महीने के लिए इनका बढ़ा दिया गया। इन्हें जुलाई 2017 में राष्ट्रपति जी के द्वारा अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और अभी इनका कार्यकाल 30 जून 2022 को पूरा हो रहा था, लेकिन इनका टाइम अभी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो इनका नाम न्यूज में था। अटॉर्नी जनरल होते कौन है? ये भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते, कानूनी सलाहकार होते। मतलब भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कौन करते हैं? तो यही करते हैं महान्यायवादी। और इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलो बताओ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो आंसर होगा MC सीतलवाड़। और अटॉर्नी जनरल से एक और बात याद रखना, ये मीटिंग्स में तो हिस्सा लेते हैं पर वोटिंग नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आता है ये। और राज्यों में कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है। और उसके बारे में अनुच्छेद 165 165 में बताया गया। अच्छा बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25वें नंबर के कौन बने? राजीव कुमार बने। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना। कौन से नंबर के? 48 नंबर के। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रवि शास्त्री। तो अभी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री को फैनकोड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फैनकोड ये क्या है? ये एक लाइव कंटेंट, स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक और ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है फैनकोड। आपको याद है अभी लग्जरी ब्रांड है लुई वुइटन, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी थी दीपिका पाडुकोन। फार्मिजी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे आमिर खान। फार्मिजी ये हेल्थ केयर एप्लीकेशन है। और ल्यूपिन की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी MC मैरीकॉम। ल्यूपिन क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है। चलो बताओ अभी जो एक ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? MS धोनी। और अभी उत्तराखंड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अक्षय कुमार को। और बिहार के खादी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मनोज तिवारी को। मणिका बत्रा, चलो पहले तो ये बताओ मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेबल टेनिस। adidas की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये। अभी डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी विद्या बालन। तो ये नाम अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना को शुरू किया। क्या होगा इस योजना में? तो इसमें राज्य की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी बसें हैं उसमें 50% तक की किराए में छूट दी जाएगी इस नारी को नमन योजना के अंतर्गत। आपको बताया अभी भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा कहाँ पे शुरू हुई? महाराष्ट्र में। बताओ अभी किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। और अगर आपसे अभी पूछे कि बताओ किस राज्य की सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को शुरू किया? तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा यायर लैपिड। तो यायर लैपिड ये इजराइल के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए। किनका स्थान लिया? नेफ्ताली बेनेट का। आप जानते हो इजराइल के कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री है इसाक हरजोग और यहाँ की संसद को कहते हैं नेसेट। आपको पता है अभी फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने थे, मार्कोस जूनियर नाम है। आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? एंथनी अल्बनीज। कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने गुस्टावो पेट्रो। अच्छा, इजराइल में अभी 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता भी हुई थी और उसको किसने जीता? हरनाथ सिंधु ने जीता। वो चंडीगढ़ की है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ये किस देश के राष्ट्रपति बन गए? मतलब इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है।
तो आंसर होगा फिलीपींस। तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली है और इन्होंने रोड्रिगो दुतर्ते का स्थान लिया, जिन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 साल का होता है। अच्छा, फिलीपींस के बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले आप बताओ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बनीज बने थे। कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन बने? ये बने हैं गुस्तावो पेट्रो। और अभी फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन? एलिजाबेथ बॉर्न बनी थी। अब बात फिलीपींस की है तो ये रहा मैप में फिलीपींस। कैपिटल आपने कहा मनीला है, और याद रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय भी है मनीला में। और आपको याद होगा गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश भी आपका फिलीपींस ही है। करेंसी होती है फिलीपींस पीसो। अच्छा, याद होगा आपको एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे दिया जाता है? मनीला, फिलीपींस में ही। और आपको याद हो तो 2021 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वो 2 जनों को मिला था। एक थी मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की थी, और दूसरे दमित्री मुरातोव थे, वो तो रशिया के थे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है? तो आंसर होगा फिलीपींस। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किसने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो आंसर होगा टी राजा कुमार ने। अच्छा, वैसे तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर अभी इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया। इनका नाम न्यूज़ में था, तो याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है, टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना होती है 1989 में। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। आपको बताइए उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य इसका यही है आतंकवाद के लिए टेरर फंडिंग को रोकना। और अभी इसने किस देश को ग्रे लिस्ट में डाला? तो यूनाइटेड अरब अमीरात को। चलो मुझे बताओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अभी प्रमुख कौन बने थे? और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा गिलबर्ट होंगबो। और अभी आप जानते हो कि प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस केरे। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता? विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? मुख्तार अब्बास नकवी है। तो अभी 7 जुलाई को मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया, और इसी बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इनके अलावा जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, स्टील मिनिस्टर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। और देखो, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या हमारे चैनल पे हो, तो आपको याद होगा जब ये नए मिनिस्टर्स बने थे तब इन सभी को याद करने का एक ट्रिकी वीडियो हम लोगों ने बनाया था। तो अब उस ट्रिकी वीडियो में से ये 2 नाम आपके कम हो गए हैं क्योंकि इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। अब बात आएगी ये मंत्रालय किन को दिए गए, तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि जो हमारे महिला व बाल विकास मंत्रालय है स्मृति ईरानी के पास, आप जानते हो, अभी उनको अल्पसंख्यक मामलों का कार्यभार दे दिया गया। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको इस्पात मंत्रालय दे दिया गया। इस्पात मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। अब इसको भी कैसे याद रखोगे? देखो, बड़ा आसान है भाई। हवाई जहाज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोचा कि मेरे पास तो कम हवाई जहाज है, मेरे को और बनाने हैं। और ये हवाई जहाज कहाँ से बनेंगे? लकड़ी से बनेंगे, कागज से बनेंगे, तो स्टील से बनेंगे। तो इनको कौन सा मंत्रालय दे दिया? स्टील मंत्रालय दे दिया, और बोला कि भैया जितनी स्टील चाहिए निकालो और बनाओ हवाई जहाज और उड़ जाओ फुर्र। उसी तरह से अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किसको दिया गया? स्मृति ईरानी को। इनके पास वैसे ही कौन सा मंत्रालय है? महिला व बाल विकास मंत्रालय। अब आप लोग मुझे बताओ इस ट्रिक को आप कैसे याद रखोगे? अब चलो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे बताओ इसे आप कैसे याद रखोगे। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरंजन दास को। तो अभी जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुरंजन दास। इनको भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का अध्यक्ष बनाया गया। वे 101वें नंबर के अध्यक्ष बने। किनका स्थान लिया? जी थिरुवसागम का। अच्छा, अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं 2022 के लिए, मोहम्मद जलूद नाम है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। आप जानते हो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण अभी हुआ था बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट है वीरा। और पहले स्थान पे इसमें जैन यूनिवर्सिटी है जो कि बेंगलुरु से है। सेकंड पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और तीसरे पे है पंजाब यूनिवर्सिटी।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा अशोक सूता को। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक सूता, जिनको CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आप बताओ, अभी 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे मिला? नारायण प्रधान को। अच्छा, यहाँ पे CII का मतलब क्या हो गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बाकी आप जानते हो 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसे मिला? विनोद शर्मा को। और सरस्वती सम्मान 2021 मिला था रामदरस मिश्रा को। 31वें नंबर का है ये, उनके कविता मैं तो यहाँ हूं के लिए। ध्यान रखना, ये भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कार्तिकेय शर्मा। तो अभी कार्तिकेय शर्मा को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये खेल प्रमोटर और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हैं। हरियाणा से इनको निर्वाचित किया गया और अभी इनको इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चलो मुझे बताओ, अभी गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? विजय अमृतराज को। अगर पूछे व्हीटली गोल्ड अवार्ड ये किसे मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए? तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा को। और BV दोषी पता है आपको, भारतीय वास्तुकार है। अभी इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आंसर होगा हॉकी प्लेयर। तो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के पदक विजेता महान भारतीय हॉकी प्लेयर थे वीरेंद्र सिंह, जिनका भी निधन हो गया। वे 1975 में कुआलालंपुर के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और अभी 2007 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, निधन की बात है तो आपको एक नाम याद आएगा, भजन सोपारी का नाम। ये संतूर वादक थे, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। इनका निधन हो गया अभी। और इनसे पहले भी एक संतूर वादक रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा, उनका भी निधन हो गया। और पंडित से याद आएगा पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कत्थक से था, लखनऊ घराने से थे, इनका भी अभी निधन हो गया। और अभी यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का भी निधन हुआ था, उनका नाम क्या था? लियोनिद क्राउचुक। और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट का भी निधन हो गया, उनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूके में किसे शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मिशेल पूनावाला को। मिशेल पूनावाला ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक प्रमुख वक्ता थी और उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अभी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये है मिशेल पूनावाला। और पूनावाला से एक दूसरे पूनावाला आपको याद आएंगे, साइरस पूनावाला की बात कर रहा हूं। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के CMD हैं। इनको कुछ समय पहले लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो भी याद रखो। इस तरह से चीजें आप लिंक कर करके याद करना सीखोगे ना, तो बड़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ट्रस्ट में, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बस चीजों को आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। अब कोरिलेट करना कैसे आएगा? क्या इसका कोई कोर्स होता है क्या? नहीं, ये आपको तब आएगा जब चीजों को आप बार बार रिपीट करोगे। बार बार रिपीट करने से चीजें आपके माइंड में सेट होंगी। और जब भी आप कोई नई चीज पढ़ोगे और अगर उस नई चीज में कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी लाइन आ गई जो आपके माइंड में पहले से फीड है, तो आपका माइंड फटाक से उसे पकड़ लेगा। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक करोगे, जोड़ना सीख जाओगे, बशर्ते आप चीजों को बार बार रिपीट करो। बार बार रिपीट करने को ही आप अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हो? अपनी भाषा में चीजों को रिवाइज करना। और इसीलिए आप लोगों के रिवीजन करवाने के लिए मैं एक्स्ट्रा अलग से टाइम देकर के एक रिवीजन वीडियो भी तैयार करता हूं। डेली में 10 से 5 मिनट का होता है वो, आप उसे देखा करो। अगर वो नहीं देख सकते हो तो इनकी क्विज बना करके अपलोड करता हूं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वो क्विज आप बार बार लगाओ। अरे कुछ तो करो अपने लिए कम से कम। मैं आप लोगों के लिए रिवीजन तैयार कर रहा हूँ, रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ, वीकली बना रहा हूँ, मंथली बना रहा हूँ, क्विज तैयार कर रहा हूँ, PDF तैयार कर रहा हूँ। मंथली क्विज बन रही है, वीकली क्विज बन रही है, डेली क्विज बन रही है। टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए, भाई टॉपिक वाइज वीडियोज आप लोगों के लिए बना दें। वो मैंने बनाए, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं मिला, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, तो साथ न मिलने के कारण मुझे वो बंद करना पड़ा। लेकिन बाकी चीजें तो चल रही है।
तो करो तो सही। मैं 10 कदम बढ़ा रहा हूं, आप अपना 1 कदम तो बढ़ाओ। किसी और के लिए थोड़ी ना, अपने लिए बढ़ाओ। आप लोग पास हो जाओगे, नौकरी वोकरी लग जाएगी, तो आपकी जो सैलरी आएगी वो आप मुझे नहीं दे दोगे या किसी और को नहीं दे दोगे, आपके अपने काम आएगी, आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे, आपके खुद के सपने पूरे होंगे। कम से कम अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, होने वाले बीवी बच्चों के लिए तो कुछ करो। हमेशा ही दूसरा थोड़ी ना करता रहेगा आपके लिए, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। कब करना शुरू करोगे? जब टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कड़वा सा चाहिए। ये समय आज तक न किसी के लिए रुका है न रुकेगा, तो शुरू करो करना। हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, अभी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सिनी शेट्टी ने। तो अभी हाल ही में मुंबई में VLCC फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इसमें मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने। अच्छा बताओ, मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन थी? तो आंसर होगा मानसा वाराणसी। और अभी ये इसका 58वां संस्करण था जिसको जीत लिया सिनी शेट्टी ने। इसमें फर्स्ट रनर अप रही है राजस्थान की रूबल शेखावत। राजस्थान वाले स्टूडेंट इनका नाम याद रखेंगे। और सेकंड रनर अप रही है उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान। तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट इनका नाम भी याद रखना। बाकी सिनी शेट्टी ये कहाँ से हैं? ये कर्नाटक से हैं। चलो आप मुझे बताओ, अभी मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने। 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हरनाथ संधू ने। ये चंडीगढ़ की हैं। और 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था कैरोलिना बिलावस्का ने। ये पोलैंड की हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था। आपसे पूछूं कि पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। और पहली भारतीय मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया। और अभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी थी खुशी पटेल। नाम ध्यान रखना सारे। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? HCL टेक्नोलॉजी। तो अभी HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्राहक समाधानों के नवाचार यानी कि इनोवेशन और कार्यान्वयन के लिए ये पुरस्कार मिला है। HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना होती है 1991 में। हेडक्वार्टर नोएडा में है और CEO कौन है? C विजय कुमार है। आप जानते हो अल्फ़ाबेट या गूगल बोल दूँ या अल्फ़ाबेट बोल दूँ? भाई अल्फ़ाबेट ये गूगल की पेरेंट कंपनी, और दोनों के CEO बने थे सुंदर पिचाई। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल। और एडोब के हैं शांतनु नारायण। और IBM को तो आप जानते ही होंगे, अरविंद कृष्णा है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी यूके संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। तो तनुजा नेसारी जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की निदेशक हैं, जिनको यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से अभी सम्मानित किया। उन्हें भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है किशोर कुमार दास का नाम भी। अभी यूके ने कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। ये है कौन? ये बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी विद्यानंदो के संस्थापक हैं। और डॉक्टर भूषण कुमार आप जानते हो, व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 मिला इनको। और आरिफा जोहरी, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया। अभी आपको याद हो तो यूके ने अभी भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 75 छात्रवृत्तियों की स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, जो कि भारतीय छात्रों को दी जाएगी जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, जुलाई 2022 में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन ने। तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हो चुका है और इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता विक्टर एक्सेलसेन ने। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये भी याद रखना, बैडमिंटन प्लेयर हैं। अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल क्या होती है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन से याद आएगा, अभी नॉर्डिक भारत की दूसरी समिट ये कोपेनहेगन में ही हुई थी। और याद रखना, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे आपने बात कर लिया मेन सिंगल टाइटल किसने जीता। अगर बात करें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो आंसर होगा रेचानॉक इंथानॉन ने। ये थाईलैंड की हैं। अच्छा देखो, बैडमिंटन की जब भी बात आएगी 2 कप आपको हमेशा बोलने हैं, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप ये महिलाओं का टूर्नामेंट होता है।
ये आपसे नहीं पूछेंगे कि पुरुषों का कौन सा है, महिलाओं का कौन सा है, लेकिन आपसे एग्जाम में जरूर पूछेंगे कि थॉमस कप का संबंध किससे है, उबेर कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है, जिसमें थॉमस कप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसको पहली बार भारत ने जीता है। किसे हरा करके? 14 बार की विश्व चैंपियन इंडोनेशिया को हरा करके। और उबेर कप को साउथ कोरिया ने जीत लिया, चाइना को हरा करके। अच्छा भाई, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में किसने मेडल जीता था हमारे लिए? पीवी सिंधु ने। हमारी शटलर हैं ये पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था 2016 का रियो ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता था। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में किस महिला को शीर्ष गणित पुरस्कार जिसे कहते हैं फील्ड्स मेडल 2022, ये इन्होंने जीत लिया है? तो आंसर होगा मेरिना वियाजोवस्का। तो यूक्रेन की गणित की प्रोफेसर है मेरिना वियाजोवस्का, और इन्होंने ही ये शीर्ष गणित पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 जीत लिया है। और ये प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये अवार्ड पाने वाली जो मेरिना है, ये अब तक की दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी? ईरान की मरियम मिर्जा खानी थी। उन्होंने 2014 में ये पुरस्कार जीता था। इसकी शुरुआत होती है 1936 से, लेकिन 1950 से हर 4 साल में इसको दिया जाता है। किसे? 40 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। तो इस बार ये टोटल 4 लोगों को मिला है अवार्ड, जिसमें से एक महिला है, उनका नाम मैंने आपको बताया, मेरिना वियाजोवस्का। बाकी 3 तो बड़े अजीब से नाम है, मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि ह्यूगो डोमिनिल कोपेन, जून ह और जेम्स मेनार्ड। कहाँ पे दिया गया? फिनलैंड में। अच्छा, गणित से रिलेटेड 2 पुरस्कार और याद रखना। अभी रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को। एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अच्छा लगा क्वेश्चन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। और हाँ, इनका क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी एग्जाम एप्लीकेशन पे, उसे ज़रूर लगाना, टेस्ट देना और अपना स्कोर देखना। वहाँ पे आपके स्कोर के साथ साथ आपको जितने भी स्टूडेंट ये टेस्ट देंगे उसमें टॉप 10 में आपका नाम आता है नहीं आता, ये आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में। क्योंकि आपने सुना तो बहुत बार होगा ना कि 0.1 मार्क्स से भी रैंक बहुत पिछड़ जाती है, तो वहाँ रैंकिंग आप देखना, आपको पता लगेगा, तभी आपके अंदर कुछ जोश आएगा। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 2022 के सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आईजी ड्रोन को। तो दिल्ली का एक ड्रोन स्टार्टअप है आईजी ड्रोन नाम से, तो अभी उसी को एयरवॉट्स के द्वारा बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी से सम्मानित किया गया। अच्छा, ड्रोन स्टार्टअप से आपको याद आएगा गरुड़ एरोस्पेस। अभी इसने अपना पहला प्लांट मलेशिया में डाला है। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, उन्होंने इसमें निवेश भी किया। अभी ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव भी मनाया गया था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था इजराइल। आप जानते हो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। यहीं पे ही देश का पहला ड्रोन स्कूल भी खोला गया है। याद रखना ये सब। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। टी हब मतलब टेक्नोलॉजी हब, ये तो दूसरा वाला है, 2.0 है। तो पहला वो भी हैदराबाद में ही, हैदराबाद में जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है वहाँ पे 2015 में स्थापित किया गया था। और क्यों? तो आंसर होगा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। और अभी टी हब 2.0 भी ये शुरू किया गया रायदुर्ग हैदराबाद में, जिसकी लागत है 300 करोड़ रुपए। किसने शुरू किया? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है। अच्छा मुझे बताओ, नेशनल स्टार्टअप्स डे ये हम कब मनाते हैं? आंसर होगा 16 जनवरी को। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए? तो आंसर होगा राहुल नॉर्वेकर। तो अभी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, अभी उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर का चुनाव जीत करके
45 वर्षीय बीजेपी विधायक राहुल नॉर्वेकर ये देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए। पेशे से ये वकील हैं जो 2019 में पहली बार विधायक बने थे। अभी भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन बने? रंजना प्रकाश देसाई। हज समिति के अध्यक्ष बने हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा, यानी कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के अध्यक्ष। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो आंसर होगा जीवी मावलकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। और पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली पहली राज्य विधानसभा कौन सी है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अभी पंजाब बजट सत्र के दौरान पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को फौरन वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से देश भर में विरोध हुआ और पंजाब में भी इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अच्छा, अग्निपथ योजना मैंने आपको कई बार इसके बारे में डिटेल में बताया। अब मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जुलाई 2022 में कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू हुई? तो आंसर होगा रामागुंडम, तेलंगाना। तो अभी भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया गया, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। किसने शुरू किया? एनटीपीसी ने। चलो आप मुझे बताओ, अभी किसने सूर्या नूतन नाम से एक इंडोर सोलर कुकटॉप लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अभी याद रखना, मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि है उड़ीसा का। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और 10 रुपये के करेंसी नोट पे इसी का चित्र अंकित है। निर्माण किसने करवाया? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य है 2047 का। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा लंदन। तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए कौन सा शहर सबसे बेहतर होगा उनके रहने के हिसाब से, उनकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए? तो इसमें पहले स्थान पर रखा है लंदन को, सेकंड पे साउथ कोरिया का सियोल, थर्ड पे है जर्मनी का म्यूनिक। भारत में बात करोगे तो मुंबई 103 नंबर पर है और बेंगलुरु 114 पे है। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मर्सर की 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार विदेशी कर्मचारियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी मर्सर की 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि विदेशी कर्मचारियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। इसके बाद नई दिल्ली है और इस पूरी लिस्ट में बात करोगे तो मुंबई 127वां सबसे महंगा शहर है और नई दिल्ली 155वें स्थान पर है। बात करें दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा हांगकांग। दूसरे नंबर पे ज्यूरिख, थर्ड पे है जेनेवा। ज्यूरिख और जेनेवा ये स्विट्जरलैंड के हैं। आपको याद होगा, अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। उसमें रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची जारी की गई थी। उसमें टॉप पे था ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, सेकंड पे कोपेनहेगन डेनमार्क था, थर्ड पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड था। ध्यान रखना, वो भी बढ़ते आगे। अभी हाल ही में नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स 2021 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो अभी नाइट फ्रैंक ने एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 को जारी किया है। इस इंडेक्स में शहरीकरण, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और आपको बता दूं, इस इंडेक्स में टॉप 20 में भारत के 4 शहर हैं। कौन कौन से? बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई। और इस पूरे इंडेक्स में टॉप पर कौन है? सिंगापुर है। सेकंड पे सिडनी है, थर्ड पे है वेलिंगटन।
तो हमने देखा भारतीय शहरों में तो बेंगलुरु पहले स्थान पर है, और जबकि इस पूरी लिस्ट में आप बात करोगे तो बेंगलुरु ये 14वें स्थान पर है। पर याद रखना कि गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2002 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर के ये राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उड़ीसा ने टॉप किया। मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में उड़ीसा टॉप पर है। एक्चुअली में ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये सन 2013 का अधिनियम था, और इसमें होता क्या है, 5 किलो तक का खाद्यान्न कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें पहले स्थान पे उड़ीसा रहा, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे है आंध्र प्रदेश। अच्छा, इस रैंकिंग को रिलीज किसने किया? हमारे खाद्य व उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने। और इसमें विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा टॉप पे रहा, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश और थर्ड पे सिक्किम। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी कौन सी है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार बेंगलुरु ये 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की स्टार्टअप राजधानी बना हुआ है। उसके बाद दिल्ली एनसीआर 25 यूनिकॉर्न है यहाँ से, और फिर मुंबई से हैं 16 यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न पता है आपको, वो स्टार्टअप या वो कंपनी जिनकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। अभी 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बना था? नियो बैंक ओपन। चलो बताओ, फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना? चेन्नई सुपर किंग। और अभी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 आया था, उसमें पहले स्थान पे यूएस था, मतलब अमेरिका से सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। सेकंड पे चाइना था और थर्ड पे भारत आ गया, यूके को पछाड़ करके। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा गुजरात और कर्नाटक को। तो अभी हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। अभी उन्होंने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को जारी किया, और इस रैंकिंग को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं वो? बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी, सेकंड है टॉप परफॉर्मर, थर्ड है लीडर्स, फोर्थ है एस्पायरिंग लीडर्स, आकांक्षी लीडर, फिफ्थ है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी। तो किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा राज्य है? देखो, आपका जो राज्य जिस कैटेगरी में है वो आपको याद रखना है, और पहला वाला याद रख लो। यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में बात करें, बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में बात करें, तो गुजरात और कर्नाटक, ये तो सबको याद रखना है। टॉप परफॉर्मर कैटेगरी में केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है। इन राज्यों से अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है तो वो ये याद रखना। लीडर कैटेगरी में असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आता है। एस्पायरिंग कैटेगरी में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में आंध्र प्रदेश और बिहार है। तो अपने अपने राज्य का याद रखना और एक टॉप का याद रख लेना। चलो एक प्रश्न का उत्तर मुझे दे दो, नेशनल स्टार्टअप डे ये हम कब मना रहे हैं? बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जुलाई को। तो हर साल 3 जुलाई को ये इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये लोगों को प्लास्टिक बैग और अन्य वस्तुओं के प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 2008 में मनाया था। आपको याद है अभी भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक इसे बैन कर दिया गया 1 जुलाई 2022 से। और वैसे अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की थी। और जो डाबर है वो अभी फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बना था। और इंडिया का पहला रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? एचएसबीसी इंडिया के द्वारा। तो ये चीज़ें भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 जुलाई को। तो हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूक करना। एक्चुअली में ये जो दिन है ये फ्रांसीसी जीव विज्ञानी थे लुई पास्चर, उनकी सफलता के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि लुई पास्चर ने ही
6 जुलाई 1885 1885 को जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। जूनोसिस याद रखना, ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली एक गंभीर बीमारी या संक्रमण है। चलो मुझे बताओ, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और पूछे रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे और इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला था 1961 में। और उन्हीं की जयंती को ये दिन मनाया जाता है। ये जो दिन है उन डॉक्टरों की भूमिका को चिन्हित करता है जो ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इस बार की थीम क्या है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। वैसे आपको बता दूं 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भी मनाते हैं और 1 जुलाई को अभी हमने 74वां नंबर का चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी मनाया। ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अभी किसने इलेक्ट्रिक व्हीकल मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया? तो आंसर होगा बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो अभी बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने बंगलुरु में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है। तो इस एप्लीकेशन का उपयोग करके जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर हैं वो स्टेशनों में अग्रिम रूप से स्लॉट अपना बुक कर पाएंगे। और अभी बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने बंगलुरु में 136 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं और ऐसे ही वो आगे 152 अन्य स्टेशन जल्द ही शुरू करने वाला है। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी जुलाई 2022 में सीबीएसई ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा परीक्षा संगम। तो अभी सीबीएसई ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन से लेकर बोर्ड की परीक्षा परिणाम घोषित होने तक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी सीबीएसई की नए अध्यक्ष कौन बनी थी बताओ? निधि छिब्बर। आपको याद हो तो कुछ समय पहले सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। छात्रों और अभिभावकों के लिए था वो। और अभी एनसीईआरटी के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी। नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया गया? तो आंसर होगा अभ्यास। हीट मतलब हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो अभी डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया। कहां से? चांदीपुर उड़ीसा से। मतलब समझे आप ये क्या है? तो आपने देखा होगा जब भी हम मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं तो वो मिसाइल किसी न किसी लक्ष्य पे जाकर के टकराती है, उस लक्ष्य को भेदती है। तो ये वही लक्ष्य है, वही टारगेट है जिस पर मिसाइल टेस्ट की जाएगी और इसका नाम है अभ्यास। अच्छा मुझे बताओ, ब्रह्मोस क्या है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और निर्भया क्या है? ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और अग्नि और पृथ्वी ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और नाग क्या है? ये एंटी टैंक मिसाइल है। अच्छा, आप जानते हो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन अगर आपसे पूछे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है तो आंसर करना टेसी थॉमस है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी। उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा GEMCOVA, जेमकोवा। तो ये देश की पहली और विश्व की तीसरी mRNA आधारित कोविड वैक्सीन है जिसका नाम है जेमकोवा 19। इसे किसने बनाया? पुणे की एक कंपनी है जेनेवा बायोफार्म ने। कुछ खास बातें हैं इसकी, जैसे कि आपको इसको 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस में से संरक्षित रखना पड़ेगा। 2 डोज लगेंगे 28 दिन के अंतराल में। और किसे लगेंगे? तो 18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के लोगों पर
इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद है कोविशील्ड, इसे बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने, और कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने, ये हैदराबाद की कंपनी है। अच्छा, डीएनए आधारित पहली वैक्सीन, इसका नाम है ज़ाइकोव डी, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में ईरान और किस देश ने ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अभी ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। आपको पता है ब्रिक्स में अभी तक 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अगर आपसे पूछें 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? चाइना के पास है। अभी इसकी 14th नंबर की बैठक चाइना में होगी। पिछले साल इसकी 13वीं बैठक हुई थी भारत में, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल के क्या रखा गया? तो आंसर होगा संभाजीनगर। तो याद रखना, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, और जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने से पहले उन्होंने 3 स्थानों के नाम बदल दिए थे। एक तो औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजीनगर कर दिया, छत्रपति शिवाजी के बेटे का नाम था, उन्हीं के नाम पे रखा। और एक उस्मानाबाद का नाम बदल कर धाराशिव कर दिया, और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल कर DY पाटिल एयरपोर्ट कर दिया। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे इस प्रश्न को, लेकिन आपको तो बताइए, तो बताइए। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में टोटल 3 रथ होते हैं। एक तो भगवान जगन्नाथ जी का, एक उनके भाई बलभद्र का, और एक देवी सुभद्रा का होता है। और आपके जो 4 धाम होते हैं ना, उसमें से एक यही है। कौन कौन से होते हैं? बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। और ध्यान रखना, इस जगन्नाथ रथ यात्रा को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। यह भी 1 जुलाई को शुरू हुआ था और ये 12 जुलाई तक चला। अच्छा, आप मुझे बताओ, अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। ये कहाँ पर है? असम में है। अच्छा, उड़ीसा से आपको याद आएगा, उड़ीसा की कैपिटल तो भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अबे राष्ट्रीय MSME अवार्ड्स जो बांटे गए थे, उसमें राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे उड़ीसा ही था। उड़ीसा में धानु जात्रा महोत्सव मनाया जाता है, नुआखाई महोत्सव होता है यहाँ पे, रज पर्व नाम का महोत्सव भी यहीं पे होता है। आपको याद होगा भी संस्कृति मंत्रालय ने 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के ऑनलाइन दर्शन कर सकें लोग, उसके लिए टेम्पल 360 डिग्री नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। ध्यान है ये सब। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किस देश की वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड निर्मित तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगी? तो आंसर होगा मलेशिया। ये तेजस भारत में स्वदेशी तकनीक से बना 4th जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है। और अभी भारत और मलेशिया के बीच में इस फाइटर जेट की डील के लिए बातचीत चल रही है। अगर फाइनल हो जाती है, डील हमारे पक्ष में रहती है, तो वो इसे खरीद लेगा। अच्छा, वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा और इसके CMD कौन है? R माधवन है। चलो मुझे बताओ, कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा? तो आंसर होगा फिलीपींस। आपको याद है अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था, जिसमें पहले स्थान पे थी अमेरिका की एयरफोर्स, दूसरे पे रशिया की एयरफोर्स और तीसरे पे थी भारतीय वायुसेना। आप जानते हो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं।
नेवल चीफ हमारे आर हरि कुमार है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। अभी नए हमारे थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ बने थे, उनका नाम है मनोज पांडे, 29 नंबर के हैं वो। और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, ये भी याद रखना बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया? कांस्य की मूर्ति यानी कि ब्रोंज से बनी हुई स्टैचू। तो आंसर होगा भीमावरम, आंध्र प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पे उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। अच्छा, अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो उन्होंने आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया था, इसलिए उनको जंगलों का नायक भी कहा जाता है। उन्हें बेहद कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि ब्रिटिश सेना के खिलाफ था। अच्छा, स्टैच्यूज की बात चल रही है तो आपको याद है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, BR अम्बेडकर जी की स्टैच्यू है, ये कहाँ पर स्थापित की गई? महाराष्ट्र के लातूर में। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है जिसको स्थापित किया गया, 216 फीट ऊंची है, ये बैठी हुई मुद्रा में है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति यही है, हैदराबाद में स्थापित किया गया। अच्छा, संत रामानुजाचार्य जी की अभी एक और स्टैच्यू को स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन गृह मंत्री जी ने किया था। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पे। प्रश्न तो आगे हम पढ़ेंगे ही सही, लेकिन डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बताओ कहाँ पे, जिसे स्टैच्यू ऑफ पीस कहते हैं। और यहीं से एक और प्रश्न बनेगा, स्टैच्यू ऑफ पीस, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी पहले भी कर चुके हैं, वो किसकी स्टैच्यू है, कहाँ पर है, ये बताओ। बाकी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप जानते ही हो, सरदार पटेल जी की है, केवड़िया गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। और आंध्र प्रदेश से आप याद रख सकते हो, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में सबसे नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो अभी जारी हुई थी भारत में, भाई वर्ल्ड बैंक ने तो बंद कर दी है, तो भारत में इसको जारी किया गया था, और उसमें टॉप अचीवर्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसने ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया? तो आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल ने। तो अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए 1 महीने के लिए ये अभियान चलाया था, और उसी को नाम दिया था ऑपरेशन नार्कोस। इसमें इन्होंने 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को बरामद किया। यह ऑपरेशन अभी जून के महीने में चलाया गया था। आपको याद होगा कुछ समय पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन सतर्क भी चलाया था। अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए था वो ऑपरेशन। इसी तरह से इन्होंने ऑपरेशन आहट भी शुरू किया था, महिलाओं व बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। और ऑपरेशन मेरी सहेली पता है, दक्षिण पूर्वी रेलवे ने इसको चलाया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन्हें सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। और ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। और उसी तरह से अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। वैसे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। अब आप लोग बताओ, विनय कुमार सक्सेना ये अभी क्या बने हैं? नया अपॉइंटमेंट है इनका, बताओ, हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य की काई चटनी को GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। देखो यहाँ पे काई का मतलब हो गया रेड वीवर चींटी। वीवर मतलब बुनकर, तो बुनकर चींटी भी आप बोल सकते हो जो कुछ बनाती है। एक्चुअली में ये जो रेड वीवर चींटियाँ हैं ये पेड़ों की पत्तियों से एक घोंसला बनाती है। इस घोंसले की भी खास बात है, ये इतना मजबूत आप कह सकते हो कि ये हवा का सामना कर सकता है। इतने मजबूत होते हैं कि जब बारिश वगैरह आती है तो पानी भी इन घोंसलों के अंदर नहीं जा सकता, इस तरह से ये इसको बनाती है। तो ये जो रेड वीवर चींटियाँ है ये उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है वहाँ पे बहुत मात्रा में पाई जाती है। और वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो इन चींटियों से एक पेस्ट तैयार करते हैं जिसे ही कहा गया है काई चटनी। मतलब वो इन चींटियों से चटनी बनाते हैं और उसको खाते हैं, सीधी सी बात। और वो कहते हैं ये जो चटनी है, अगर फ्लू हो जाता है, किसी को सामान्य सर्दी हो जाती है, काली खांसी, इन सब से छुटकारा पाने, भूख बढ़ाने, आंखों की रोशनी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करती है। और अब इसी काई चटनी के लिए अब उड़ीसा ने आवेदन किया है GI टैग पाने के लिए। GI टैग, GI मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका अधिनियम आया था 1999 में। तो GI टैग
ये अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में। और कितने वर्षों के लिए, अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो कितने वर्षों के लिए वैलिड रहता है? 10 सालों के लिए। जबकि पेटेंट मिलता है तो वो 20 सालों के लिए वैलिड है। पहला जीआई टैग मिला था किसे? दार्जिलिंग टी को, 2004 की बात है, पश्चिम बंगाल की है दार्जिलिंग टी। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहाँ प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है तिहान, इसका उद्घाटन किया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद में। पहले तो तिहान की फुल फॉर्म देखो, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। अच्छा, इसका उद्घाटन तो अभी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया, पर अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद आएगा 2020 में हमने पढ़ा था, उस समय जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन स्टोन, और अभी इसका उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। तो मानव रहित हवाई वाहन जो होते हैं, जिसे आप ड्रोन कहते हो, और दूर से संचालित जो वाहन होंगे वही ड्रोन ही हो गया, अनमेन्ड एयर व्हीकल, यूएवी, उससे संबंधित विकास के कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। तो याद रखना, कहाँ पर इस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद में। बाकी आपको याद है, अभी भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? आईआईटी मद्रास के साथ। और अभी आईआईटी मद्रास ने ही एक रोबोट है, होमोसेप नाम से, वो डेवलप किया है सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए। और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया था। और आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर भी डेवलप किया, जिसका नाम है नियोबोल्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। इसके अलावा एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी ये कहाँ पे बनेगा? बताओ।